दुनिया जब बनी तो दुनिया में बहुत सारे ग्रुप बनने लगे। आप लोग यूएनओ का नाम सुने हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बनाई। इससे पहले भी दुनिया बनी थी, इससे पहले भी दुनिया बनी थी, लेकिन उसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ से यूएनओ तक, यूएनओ से यूएनओ तक प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चलता रहा। अब प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई तो गठन किसका हुआ? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का गठन हुआ तो उस गठन में पूरे विश्व युद्ध में जो भी विध्वंस हुए सबका जिम्मेवार जर्मनी को माना गया। किसको माना गया? जर्मनी को। और जर्मनी पर सारे देशों के जितनी पूंजी बर्बाद हुई थी, चल और अचल, उसका भार डाल दिया गया कि ये जर्मनी भरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के संधि में ही दूसरा विश्व युद्ध का बीज छिपा था। प्रथम विश्व युद्ध के संधि में ही दूसरा विश्व युद्ध का बीज छिपा हुआ था। विश्व युद्ध होने का कारण यही था कि राष्ट्र संघ जो 1920 में बना था। कब बना? 1920 में। ये अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए 1939 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया। कारण सब कोई दोष देता था जर्मनी का। और सुनेंगे इसका कारण क्या था? पहला विश्व निर्गुट था, पहले विश्व निर्गुट था, लेकिन बाद में गुटबंदी होने लगा। 2 मित्र 3 मित्र मिलकर गुटबंदी करने लगे। एक ऐसे देश के बारे में जानिएगा जो प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की ओर था। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र और दूसरे विश्व युद्ध में वो मित्र राष्ट्र की ओर चला गया। सॉरी, प्रथम में मित्र की ओर था और दूसरे में धुरी की ओर। प्रथम में मित्र राष्ट्र की ओर था और दूसरे में किधर चला गया? धुरी राष्ट्र की ओर। उस देश का नाम है जापान। क्या नाम है? जापान। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे अंत में पराजित होने वाला देश जापान है। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिरा था, लिटिल बॉय और फैट मैन, वो लास्ट था। दूसरा विश्व युद्ध का अंत था। जब दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ, इसी से हुआ, जापान पर जब बम गिर गया। अब सुनिए बम क्यों गिराया गया। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका की स्थिति आज भारत जैसा है उसी तरह था। अमेरिका सिर्फ हथियार बनाता और सारे देशों को बेचता था। इसे युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। अब जापान दिमाग लगाया कि बहुत लंबा लड़ाई चल रहा है, इसका कारण कौन है? यूएसए, अमेरिका। जापान दिमाग लगा के और पर्ल हार्बर, एक जगह का नाम है पर्ल हार्बर, ये अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था। अमेरिका का नौसैनिक अड्डा, यहाँ पर बहुत सारे उसके लड़ाकू विमान खड़े थे और जापान ने यहीं पर बम गिरा दिया। सैकड़ों फाइटर प्लेन राख हो गए, खत्म हो गए। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने प्रयास किया और इस प्रयास में बाबू आइंस्टीन का नाम आप लोग सुने होंगे, जो जर्मनी से भागकर अमेरिका चला गया था। उसका भी बहुत बड़ा भूमिका था परमाणु बम के निर्माण में। परमाणु बम के निर्माण में उसका भी बहुत बड़ा भूमिका था। अमेरिका जब परमाणु बम बना लिया तो 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त याद रखेंगे, सुबह के बापू 8 बज रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। उसी समय नागासाकी और हिरोशिमा पर
लिटिल बॉय और फैटमैन बम को गिरा दिया गया। धन और जन की अपार क्षति हुई। परमाणु बम अगर गिरा दिया जाता है तो आज जितना सूरज का रोशनी आता है हमारे पास, और समझ लीजिए कि एकाएक 50 सूरज निकल जाए तो क्या होगा। 50,000 डिग्री से वहाँ टेम्परेचर तुरंत हो गया, लोग खत्म हो गए। घर द्वार जो जहाँ था वहीं खत्म, मनुष्य पशु पक्षी पेड़ सब के सब खत्म। उसका दंश बहुत दिनों तक जापान झेलता रहा, वहां लूले लंगड़े रोगी पैदा होते रहे। जापान बोला कि हम कायर के साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम मर्द हैं, मर्दों के साथ युद्ध करेंगे, कायर के साथ युद्ध नहीं करेंगे। जापान ने कहा कि हम सेना के साथ युद्ध करना चाहते हैं, सेना के साथ, हम पब्लिक के साथ युद्ध करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध में पब्लिक भाग लेती है कि सेना न लेती है। तो जापान का कहना है कि हम तुम्हारे सैनिक का अड्डा पर गिराए हैं, अब तुम भी मेरे सैनिक का अड्डा पर गिरा सकते हो। लेकिन उसने क्या किया, जापान बहुत आगे की सोच रखने वाला देश है। अमेरिका किसी दुश्मन को न मार पाता है तो उसके बच्चे को मार देता है। अमेरिका जो है अश्वत्थामा की औलाद है। अमेरिका किसकी औलाद है? अश्वत्थामा की औलाद। एक मुहावरा आज नया आप लोग जानेंगे, अमेरिका अश्वत्थामा की औलाद। अश्वत्थामा गया था पांडवों का वध करने, जब वो नहीं कर पाया तो अभिमन्यु का जो बेटा था परीक्षित, अभी गर्भ में ही था, तो उस पर वो ब्रह्मास्त्र चलाता है। क्या उसका दोष था? वो क्या किया था महाभारत में? यानी जनता कोई युद्ध लड़ती है तो जनता पर बम गिरा दिया अमेरिका। बाप आतंकवादी है तो अमेरिका बेटे को ही मार के वाहवाही लूटना चाहता है। बेटा का क्या कसूर है? अमेरिका अपने हर गलती को सही ठहराना चाहता है, लेकिन दुनिया का सबसे गंदा सोच रखने वाला देश अमेरिका है। चाहे कितना हो किसी का मित्र बने, वो कभी मित्र नहीं हो सकता। तो अंतिम और जो बम गिराया गया वो परमाणु बम, दुनिया में अब तक गिराया गया परमाणु बम फर्स्ट और लास्ट जापान पर ही था। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और यूएनओ का गठन हो जाता है। लेकिन तीसरा विश्व युद्ध भी अब होगा, निश्चित है कि होगा, क्योंकि यूएनओ अपने दायित्वों को सही ढंग से अंजाम नहीं दे रहा है। इसका फैसला कोई देश मानने के लिए तैयार नहीं है। यूएनओ की बेबसी कहा जाए या मजबूरी कहा जाए, सभी जगह भ्रष्ट लोग हैं। जो देश इन्हें अधिक चंदा देता है ये उसका फेवर करते हैं। जो देश अधिक चंदा देगा यूएनओ उसी को फेवर करेगा, चाहे यूएनओ हो, WHO हो, ILO हो, UNDP हो, चाहे कोई संस्था हो, वैश्विक संस्था, ये उसी देश के फेवर करते हैं जो इन्हें अधिक से अधिक चंदा मौजूद कराते हो, डोनेट करते हो। ये सारे गुट बनने के बाद 1945 में इसका गठन हो जाता है यूएनओ का। इसमें सारे मुख्य देश सदस्य बनते हैं। भारत भी यूएनओ का संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत को भी मिल रहा था वीटो पावर, जो चीन को मिला हुआ है, वो वीटो पावर हमारे भारत के पास था। नेहरू ने बोला कि हम बहुत गरीब देश हैं, हमें खाने की भी बहुत समस्या है, आप इसे चीन को दे दीजिए। तो चीन को जो वीटो पावर मिला हुआ है वो भीख है, भारत का दिया हुआ भीख है। हमने उसे भीख दिया, उस दिन भीख दिया, आज वो ब्रह्मास्त्र बना हुआ है भारत के लिए। वो वीटो भारत को मिलने वाला था, आज भारत के पास होता तो ये कश्मीर समस्या नहीं होती। इसलिए जो चीन बार बार वीटो लगाता है, भारत जब पाकिस्तान के बारे में खिलाफ जाता है तो क्या करता है, वहाँ आतंकियों की लिस्ट आती है, उस पर भारत प्रतिबंध लगवाना चाहता है, तो चीन क्या करता है, वीटो लगा देता है ना। वीटो पावर हो 5 देशों के पास, जो यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं ना।
दुनिया का सुरक्षा का जिम्मा यूएनएससी को है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्यों में सबका नाम आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? जान लेंगे आज। चीन, यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए अमेरिका, फ्रांस और अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन हो गया, रूस। ये 5 देश यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं। और याद रखिएगा कि अगस्त महीने में, पूरा अगस्त, 1 अगस्त से लेकर आखिरी अगस्त तक भारत यूएनएससी का अध्यक्ष है। भारत यूएनएससी का अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि अफगान में जब तालिबान की सत्ता स्थापित हो रही थी उस वक्त यूएनएससी का अध्यक्ष कौन था? तो भारत था। इसे याद रखेंगे आप लोग। कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो कंपटीशन के दृष्टिकोण समझेंगे। आज पहले की शिक्षा बदल चुकी है, सेटर बहुत चालाक हो चुके हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछना है उन्हें मालूम है, वो अपने हिसाब से ही क्वेश्चन को सेट करते हैं। अब समझेंगे यूएनओ में कौन कौन सी भाषा चलती है। यूएनओ की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। अंग्रेजी तथा फ्रेंच है ना। लेकिन यूएनओ में मान्यता प्राप्त कौन कौन सी भाषा है? हिंदी नहीं है। इतने लोग बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं है। इसे आप लोग समझेंगे कौन कौन सी भाषा पूछा जाएगा। पहले पूछा जाता था कि इनमें से कौन सी भाषा यूएनओ की नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि अधिक से अधिक ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो देख लेंगे, चीनी, अरबी, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश। ये 6 भाषा। यूएनओ में मान्यता प्राप्त कितने भाषा हैं? 6। लेकिन कार्यकारी भाषा जिसमें काम उसका होता है वो कौन कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अब हम आगे बढ़ेंगे इन ग्रुपों के बाद। जब विश्व का अधिकांशतः देश आजादी की ओर बढ़ रहे थे, आजाद हो रहे थे, तो दुनिया 2 ध्रुवीय थी। कोई देश रूस को सपोर्ट करता, कोई देश अमेरिका को सपोर्ट करता। यानी हमारा मालिक रूस तो हमारा मालिक अमेरिका। लेकिन मेरे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, चाहे कोई कुछ भी कहे, आज जिस तरह नरेंद्र मोदी हैं उसी तरह हमारे नेहरू वैश्विक नेता थे। कहता है तो उनका सिगरेट लाने के लिए नौकर था, उनका कपड़ा पेरिस में लाने जाता, कहे नहीं जाएगा। हमारे जो नेता थे, अरे कहने वाले तो बहुत कुछ कह सकते हैं अपने अपने फायदे के लिए, लेकिन राष्ट्रीय नायकों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, उनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने देश को बहुत कुछ दिया। वो भी अपने तरीके से अंग्रेजों को झुकाते थे। नेहरू जहाँ पढ़ते थे वहाँ अंग्रेज बहुत काफी पढ़ते थे लंदन में। वहाँ एक से एक गाड़ी से आया करते। नेहरू जब उसी कॉलेज में जाते तो पैदल जाते, तो इनका मजाक उड़ाया करता था लोग। नेहरू एक दिन अपने पिता मोतीलाल नेहरू को फोन किया। आप ये मत समझिए कि ये लोग बहुत गरीब हैं। मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर थे, ये भी बहुत बड़े वकील थे। बोले बेटा यही बात है, अच्छा ठीक है तुम जाओ आज अपने क्लास में। जब निकलेगा तो जिस गेट पर चाहेगा वहाँ तुम्हारा रॉयल रॉयस तुम्हारा इंतजार करेगी। इंग्लैंड की सबसे फेमस गाड़ियाँ हैं रॉयल रॉयस। जितने गेट थे उस
यूनिवर्सिटी के सभी गेट पर रॉयल राइट्स लगा हुआ था और सब पे वेटिंग लिखा हुआ था नेहरू। तो उससे कुछ नहीं होगा, उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी अंग्रेजों को। कोई कुछ भी कहे, बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं। इसने युद्ध किया, अंग्रेजों को मारा, सुभाष चंद्र मारे, चंद्रशेखर आजाद मारे, अरे कोई कितना हो मारा, मेरे नेहरू का एक किस से भारत को आजादी मिल गई। एडवीना को किस किया और भारत आजाद। एक शर्त थी कि हमसे प्यार करोगे तो तुम्हारा देश आजाद हो जाएगा। क्यों? वो देखे कि जो दुश्मन गुड़ से मर सकता है उसे जहर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेडी लुई माउंटबेटन जो उनसे प्यार करती थी, वो आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने प्यार के बदले भारत को आज़ाद कर गई। तो नेहरू तो महान थे ही, लेकिन नेहरू ने इन दोनों में किसी का दामन नहीं थामा। नेहरू ने इन दोनों में किसी का दामन नहीं थामा। नेहरू ने बोला कि मैं एक अलग बनाऊंगा ग्रुप, नाम जिसे हम लोग बोलते हैं निर्गुण। निर्गुण नाम, यानी हम किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे। नॉन अलायंस एग्रीमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? नेहरू नासिर टिट्टो। नेहरू नासिर टिट्टो। भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर और ये क्यूबा के टिट्टो, ये तीनों मिलके नाम की स्थापना किए गुट निरपेक्ष। भारत की विदेश नीति क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या है? गुट निरपेक्ष। भारतीय विदेश नीति का जनक जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। भारतीय विदेश नीति का जन्मदाता नेहरू है। ये किसी ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते। और आप लोग एक बढ़िया चीज जानेंगे कि इवेनो के बाद सबसे बड़ी संस्था कौन है? नाम है नॉन अलायंस मूवमेंट। नॉन अलायंस मूवमेंट नाम का मतलब होता है गुट निरपेक्ष। नॉन अलायंस, किसी पक्ष में हम नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। भारत ने इन दोनों का गुलाम बनने से बेहतर अपने आप को ही राजा घोषित किया। नेहरू इसके अगुवा बने और पूरा दुनिया के 150 देशों ने सपोर्ट किया। नेहरू भी वैश्विक नेता थे, पूरे विश्व के नेता थे। नेहरू का अंतर्राष्ट्रीय समझ बहुत अच्छी थी। अरे कोई भी इंसान हो, अच्छाई बुराई सब में होती है। जब तक जिंदा है तभी तक उसकी बुराई होनी चाहिए, मरने के बाद नहीं होनी चाहिए। नेहरू दुनिया में शांति की स्थापना चाहते थे। कोई पीठ में छुरा भोंक दे तो हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। वो परमाणु बम के पहले खिलाफ थे, लेकिन जब चीन ने अटैक कर दिया तो उसके बाद वो परमाणु बम भी बनवाया। वो पहले इसके खिलाफ थे। तो भारतीय विदेश नीति के जन्मदाता नेहरू हैं। हम लोग आगे इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू।